हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस क्लास में हम लोग सेमेस्टर 4 का जो हमारा सिलेबस है उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने जो है सेमेस्टर 3 को काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, जहाँ पे आपने दो पेपर को कवर किया होगा, एमजेसी 3 एंड एमजेसी 4। एमजेसी 3 में आप लोगों ने एनाटॉमी के बारे में पढ़ा होगा एंड एमजेसी 4 में आप लोगों ने फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा। एंड यहाँ पे हम लोग जो हमारा सेमेस्टर 4 है इसमें तीन पेपर क्या करेंगे, कवर करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से हैं। एमजेसी 05, एमजेसी 06 एंड एमजेसी 07। आप देख सकते हैं कि एमजेसी 05 में हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे और ये एक ऐसा पेपर है जो कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपने अपनी लाइफ में सबसे पहली बार बायोलॉजी में अगर कोई चैप्टर पढ़ा होगा तो वो सेल ही होगा आपको आपका। एंड यहाँ पे अगेन एक बार हम लोगों को क्या करना है, इसी पेपर को सेल बायोलॉजी को पढ़ना है एमजेसी 5 के अंदर। एमजेसी 6 के अंदर आप लोगों को इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ना है। क्या होता है ये इंडोक्राइनोलॉजी, इसको थोड़ी देर में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे और इसके अंदर किन किन चीजों को कवर करना है उसको भी हम लोग देखेंगे। एंड जो आपका थर्ड पेपर है एमजेसी 07, इसके अंदर हम लोग इकोलॉजी पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि अभी आपका जो सेमेस्टर 4 है उसके अंदर कितने पेपर्स आप लोगों को कवर करने हैं। तो तीन पेपर आप लोगों को कवर करने हैं, 5, एमजेसी 5, 6 एंड 7। चलिए एक एक करके हम लोग हर एक पेपर के जो है डिटेलिंग में जाते हैं कि इन पेपर्स के अंदर किस तरह के टॉपिक्स को हम लोगों को क्या करना है, कवर करना है। तो यहाँ पे जो है मैंने आपके लिए क्या किया, जो आपका ऑफिशियल साइट है जो आपका ऑफिशियल साइट है जहाँ पे सिलेबस का अपलोड और इंफॉर्मेशन दिया गया है, वहीं से मैं आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सेमेस्टर 4 है आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आपका सेमेस्टर क्या है, तो यहाँ पे सेमेस्टर 4 है आपका। एंड इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल आपके कितने पेपर हैं, तीन पेपर हैं। क्या क्या वो तीन पेपर, तो एमजेसी 5, टी स्टैंड फॉर थ्योरी, ये थ्योरी के लिए स्टैंड करता है, एंड पी फॉर प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले एमजेसी 5 है जिसमें सेल बायोलॉजी है, एमजेसी 6 है जिसमें इंडोक्राइनोलॉजी है, और एमजेसी 7 है जिसमें इकोलॉजी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग एमजेसी 5 यानी कि सेल बायोलॉजी को देखते हैं कि इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि सेल एक ऐसा चैप्टर होता है जिसको कोई भी बायोलॉजी स्टूडेंट से अगर पूछा जाए कि आप अपने लाइफ में सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़े थे, तो वो सेल ही होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सेल के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन सेल्स के अंदर आपको पढ़नी है उसको 5 सेक्शन में, जैसे यूनिट यहाँ पे बोला गया है, तो 5 यूनिट के अंदर इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर हम लोग सेल की बात करें कि सेल के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। एंड उसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, आई होप कि आप लोगों ने एक काफी इंटरेस्टिंग सा कहानी पहले ही सुन रखा होगा कि एक रॉबर्ट क्या थे, तो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। ईयर था 1665। उन्होंने जो है एक माइक्रोस्कोप बनाया। अब जब कोई इंसान खुद से क्या करता है, कोई भी चीज डेवलप करता है, तो उसे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है उस चीजों की। आप लोग को पता होगा अभी दो तरह का माइक्रोस्कोप मेनली तौर पे होता है, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि सिंपल सा माइक्रोस्कोप होता है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है। तो हमारे जो ये साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, इन्होंने जो है क्या किया था, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था, जिसे लाइट माइक्रोस्कोप भी हम लोग बोलते हैं। और जब इन्होंने इसको बनाया तो इनको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी अलग अलग चीजों को ट्राई करने की इसके अंदर। कभी ये क्या करते थे, अपने बाल को तोड़ के और उस माइक्रोस्कोप में रख के देखते थे कि कैसा दिख रहा है। कभी ये क्या करते थे, तो कागज को फाड़ के उसको रख के देखते थे कि कैसा दिख रहा है। उसी दौरान इन्होंने क्या किया, इनके घर में एक पेड़ था जिसका नाम था ओक ट्री, उसका उन्होंने क्या किया, सेकेंड लेयर यानी कि जो बार्क यानी कि जो छाल होता है, आम भाषा में मैं अगर आपको बताऊं, जैसे कि हमारा स्किन, उसी तरह से पेड़ का जो स्किन होता है उसका एक लेयर होता है कॉर्क कैम्बियम, उन्होंने उसको कट किया और उसका पतला सा स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में रख के देखा कि कैसा दिखता है। और आपने पढ़ा होगा कि उनको वो लिटिल हॉलो कंपार्टमेंट लाइक दिखा था, मधुमक्खी का एक छत्ता जैसा होता है अंदर से खोखला, उसी तरह का उनको मधुमक्खी के छत्ते के जैसा अंदर से कुछ खोखला खोखला कंपार्टमेंट दिखा था। और उन्होंने जो है उसका नाम क्या दे दिया, सेलुला दिया था उन्होंने उस समय उसका नाम, क्योंकि सेलुला का मतलब होता था लिटिल हॉलो कंपार्टमेंट। हालांकि उनको इस बात का पता तक नहीं था कि वो किस महान चीज का खोज किए हैं। आगे चल के ये पता चलने वाला था कि यही वो चीज है जिससे इस अर्थ
अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो बने हुए हैं। उन्होंने तो बस क्या किया, कुछ खोखला खोखला कंपार्टमेंट देखा और उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया, सेलुला। अब सवाल उठता है कि उन्होंने उसका नाम सेलुला क्यों दिया, उन्होंने उसका नाम सलमान खान क्यों नहीं दिया? क्योंकि कॉमन सी बात है, नेमिंग जो होता है दो तरीके से हम लोग करते हैं, एकदम ध्यान से सुनना। या तो हम लोग क्या करते हैं, ना गुण देख के नाम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई चोरी कर रहा है तो हम लोग क्या बोल देते हैं, अच्छा चोरी कर रहा है तो ये चोर है। वहीं पे कोई पूजा करता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि पूजा कर रहा है तो ये पुजारी है। या नहीं तो, या तो पहला क्या था, गुण देख के नाम दिए, या नहीं तो नाम का गुण आए इस वजह से नाम देते हैं। जैसे कि मेरा नाम विद्यासागर है तो मेरा नाम मेरे नाना जी ने रखा है, और आप थोड़ा सा अगर ध्यान से सुनोगे मेरा नाम तो विद्यासागर का मतलब क्या हो सकता है, एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत ज्यादा विद्या हो। तो मेरे नाना जी ने ये नाम दिया कि नाम का गुण मेरे अंदर आए, तो उन्होंने गुण देख के नाम दिया था। छोटा छोटा उन्होंने खोखला कंपार्टमेंट देखा और उस गुण के लिए उनको जो नाम मिला उस समय वो था सेलुला। लैटिन ये ओरिजिन का नेम है जिसका मतलब ही होता था छोटा खोखला कंपार्टमेंट। और उनको आइडिया तक नहीं था कि उन्होंने किस महान चीज का क्या किया है, उन्होंने खोज किया है। तो यहां पे हम लोग सेल के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें बहुत कॉमन टर्म यूज होता है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। आई होप कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ऑलरेडी ये आइडिया होगा। तो आप देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट यूनिट में हम लोग यहाँ पे सेल के अंदर इसी चीजों को पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, एंड इसी के अंदर आपका जो सिलेबस है वो वायरस के स्ट्रक्चर को भी क्या करता है, इंक्लूड करता है। तो जब हम लोग ये देख लेंगे कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, तो इसी में हम लोग कवर करेंगे कि एक वायरस जो होता है जिसे हम लोग बॉडी के बाहर नॉन लिविंग एंड बॉडी के अंदर लिविंग मानते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एंड देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब जैसे कि सेल के बारे में मैं बात करूं तो किसी भी चीज का अगर स्ट्रक्चर का स्टडी करना है, पहले हम लोगों ने देखा सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। देन उसके बाद अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि हम लोग यूकैरियोटिक सेल हैं। तो अगर मैं अपना यहां से एक सेल लूं और माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखूं तो मुझे क्या दिखेगा, तो सबसे पहले मुझे बाहर में एक बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप देख सकते हो कि आपके सेकेंड यूनिट में अब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया गया है। किसी भी चीज का जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग अंदर से स्टडी करते हैं बाहर की ओर, कि बाहर से स्टडी करते हैं अंदर की ओर। जैसे कि मैं आपको इसे आम भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो सपोज दैट मान लो कि आप एक बिल्डिंग में रहते हो और आपको किसी इंसान को उस बिल्डिंग के बारे में बताना है कि उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप कैसे बताओगे? एक ऑप्शन है कि आप बिल्डिंग के अंदर से बाहर की ओर बताओ, और एक है कि आप बाहर से दिखाओ कि देखो ये बिल्डिंग है, बाहर से ये ऐसा ऐसा बना हुआ है, इतने फ्लोर का है, तब अंदर की ओर एंटर करो। तो सही तरीका तो यही होता है कि हम लोग बाहर से जो है अंदर की ओर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या हो जाता है बाहर से अंदर जाते हुए, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप देख सकते हो कि सेकेंड यूनिट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया गया है। एंड उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब भी हम लोग बनाते हैं तो बस एक लाइन खींच के यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से बना देते हैं और बोल देते हैं कि देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बट एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा दिखता है, तो अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने इसके स्ट्रक्चर को बताया था। किसी ने बताया कि ये ऐसा दिखता है, किसी ने बताया कि ये ऐसा दिखता है, तब जाके फाइनली एक मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल आया हम लोगों के पास कि ओके फाइनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है वेरियस मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बताया था उसके बारे में। एंड देन उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स, यानी कि इसी में आपको पढ़ना है कि ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा, वो तो हम लोग इसमें समझ जाएंगे। देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई चीज बाहर में है तो वो बाहर से अंदर कैसे इंटर करेगा, ठीक है, या फिर अंदर है तो अंदर से बाहर कैसे इंटर करेगा, क्योंकि बीच में तो ये बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वही अगला टॉपिक है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, बट किसके थ्रू, अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। कैसे ये काम होता है, अगर मैं कोई मेडिसिन खाऊं, ठीक है, तो वो मेडिसिन क्या होगा, यहाँ पे मेरे सेल के बाहर में आके जमा हो जाएगा, तो वो मेडिसिन अब सेल के अंदर जाएगा तो कैसे जाएगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें कैसे हेल्प करेगा, तो ये हम लोग देखेंगे यूनिट 2 के अंदर। देन अगर मैं यूनिट 3 की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप बाहर से अंदर की ओर आओगे तो बाहर में सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड जब अंदर की ओर आओगे तो अब आपको मिलेगा यहाँ पे एक लिक्विड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। आई होप कि आपको ऑलरेडी ये सारी बातें जो है पता होंगी, आपके लिए सब कोई चीजें नई नहीं होंगी। एंड इस साइटोप्लाज्म में अब बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि
जैसे कि आपने पढ़ा होगा मोस्ट पॉपुलर सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया। किसी को सेल के बारे में कुछ याद हो या ना याद हो, ये तो पक्का याद होता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। तो जैसे कि इसी को हम लोग बोल रहे हैं सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स है उसको क्या बोल रहे हैं, सेल ऑर्गेनल्स। और इसका नाम ऑर्गेनल क्यों रखा गया, तो जब हम लोग वहां पे पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम ऑर्गेनल क्यों रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुतों का नाम आपने पढ़ रखा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट पॉपुलर, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। तो वही जब हम लोग बाहर से अंदर क्यों आएंगे सेल के स्ट्रक्चर में, तो जब एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, यानी कि साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स के बारे में, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एंड इनके बारे में भी क्या क्या पढ़ना है वो भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ना है, रेस्पिरेटरी चेन, यानी कि हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, तो कैसे एनर्जी बनाता है इस प्रोसेस को पढ़ेंगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, ये सब हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे यूनिट नंबर 3 में। एंड उसके बाद जब यूनिट नंबर 4 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया गया, जिसे हिंदी में हम लोग केंद्रक भी बोलते हैं। और ये क्या होता है न्यूक्लियस, तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा कि सेल के सेंटर में एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। एंड इसमें क्या भरा हुआ रहता है, तो इसके अंदर धागा जैसा कुछ मटेरियल भरा होता है जिसे हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि ये क्या हो गया, तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर में लिक्विड होगा जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म, और सेंटर में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा एंड इसके अंदर कुछ धागा जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो सर्कुलर सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, अलोंग विथ दिस जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज क्या, न्यूक्लियस। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये न्यूक्लियस करता क्या है, तो सेल के अंदर जो भी काम चल रहा है उसको यही कंट्रोल करता है, इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर जो ये जेनेटिक मटेरियल है ये आपके कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। आज आप जैसे भी दिख रहे हो इसी की वजह से दिख रहे हो, आप लंबे हो या फिर छोटे हो, आप गोरे हो या फिर काले हो, मोटे हो कि पतले हो, आपका बाल कैसा है, स्ट्रेट है, कर्ली है या फिर वेवी है, ठीक है, आपका आई कैसा है, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन या फिर एक गाउटी आई जिसे व्हाइट आई भी बोलते हैं। ये सारा जो फीचर है आपके बॉडी का वो कौन कंट्रोल करता है, यही जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल कहां पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, ये बोलना मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, यूनिट नंबर 4 में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो न्यूक्लियस में क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, फिर है यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। अभी जो मैं आपको जेनेटिक मटेरियल बता रहा था कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उसी का पार्ट होता है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। क्या होता है ये यूक्रोमेटिन और क्या होता है हेट्रोक्रोमेटिन, तो जब हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे तो वहां पे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। एंड उसके बाद मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 5 में सेल का ही एक पार्ट है जिसका नाम है सेल डिवीजन। ठीक है, यहां पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फादर से क्या आता है, स्पर्म आता है, और मदर से क्या आता है, ओवम आता है। बचपन से हम लोगों ने इन चीजों को पढ़ा है, और दोनों मिलके एक सेल का बेबी बनता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। लेकिन आपने गौर से देखा होगा जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसका वजन जो होता है 3 से 4 केजी तक होता है। एकदम ध्यान से सुनना, अगर मैं अभी क्या करूं, अपना सर यहां पे ऐसे करके खुजलाऊं और ऐसे करके इस तरह से करूं तो यहां पे हजारों सेल टूट के क्या हो रहे होंगे, गिर रहे होंगे। लेकिन क्या आपको वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इमेजिन करो कि एक 4 केजी का बच्चा जब क्या करता है, ह्यूमन के केस में 9 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद जन्म लेता है, तो उसके बॉडी के अंदर कितने सेल्स होंगे, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, बिलियंस में या फिर ट्रिलियंस में, तो ट्रिलियंस में उसके बॉडी के अंदर सेल होते हैं। तो आखिरकार जो लाइफ का शुरुआत था वो तो एक सेल से हुआ था, क्योंकि फादर से आया था स्पर्म, मदर से आया था ओवम, और दोनों मिलके एक सेल का बेबी बना जाइगोट। तो ये एक सेल के बेबी से ये करोड़ों सेल का जो है, ठीक है, ओके, एक 3 से 4 केजी का बेबी कैसे बन जाता है, तो आंसर है सेल डिवीजन। क्या है आंसर, सेल डिवीजन। तो यूनिट नंबर 5 में इसी सेल डिवीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि दो तरह का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। क्या दोनों में डिफरेंसेज है, बॉडी के कौन से पार्ट में माइटोसिस चलता है, कौन से पार्ट में मियोसिस चलता है। सपोज दैट मान लो कि मेरा यहाँ पे क्या होता है, एक कट लग जाता है, तो यहाँ पे कुछ दिनों के बाद ये कट क्या होगा, रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेल डिवाइड करके इस कट को रिपेयर करेंगे वो कैसे डिवाइड करेंगे, माइटोसिस से या फिर मियोसिस से। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग जब यहाँ पे पहुंचेंगे यूनिट नंबर 5 में तो यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि आपका जो क्या है
पेपर 05 कहने का मतलब क्या, एमजेसी 05, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी के बारे में। इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ के आप सीखोगे, एंड इस यूनिट को खत्म करने के बाद कितना ज्यादा आपके पास नॉलेज हो जाएगा सेल का, इसका आप एक आइडिया लगा पा रहे होगे। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एमजेसी 06 के बारे में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंडोक्राइनोलॉजी। तो देखते हैं क्या है ये इंडोक्राइनोलॉजी। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि इंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है, तो गौर से सुनना, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, बहुत ग्लैंड का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, एकदम गौर से सुनना मैं जो बता रहा हूं। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी जो फंक्शन होता है वो दो तरीके से कंट्रोल होता है, एक होता है न्यूरॉन्स के थ्रू और एक होता है हार्मोन्स के थ्रू। एकदम फोकस होकर सुनना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं अपना हाथ क्या करता हूं, यहां पे रखता हूं और यहां पे एक वायर निकला हुआ था, करंट आ रहा था। जैसे ही मैं अपना हाथ यहां पे रखता हूं, मुझे करंट लगता है, अचानक से मैं अपने हाथ को खींच लेता हूं इस तरीके से। तो ये कैसे कंट्रोल हुआ, ये जो फंक्शन था ये न्यूरॉन के थ्रू कंट्रोल हुआ। जैसे मैंने यहां पे हाथ रखा, यहां पे जो करंट था वो इंपल्स मेरे न्यूरॉन से होते हुए मेरे ब्रेन तक पहुंचा और मेरा ब्रेन उसको प्रोसेस किया कि क्या करना है, हाथ रखना है कि खींच लेना है। तो बोला अरे जल्दी हटाओ वहां से हाथ, नहीं तो करंट लग जाएगा, सेल डैमेज हो जाएगा। और तुरंत में एक दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल गया मेरे मसल्स के पास और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया और अचानक से मैंने हाथ यहां से खींच लिया। तो ये जो फंक्शन था ये मेरा ब्रेन कंट्रोल किया। और कैसे कंट्रोल किया, न्यूरॉन्स के थ्रू। लेकिन इमेजिन करो अचानक से मेरा हाइट बढ़ने लगता है, तो ये कैसे कंट्रोल होगा। तो आप जानते होंगे कि हमारे बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर मैं क्या करूं, एक पिन, अगर मैं क्या करूं, एक पिन यहां चुभाऊं और एक पिन यहां चुभाऊं, दोनों आईब्रो के बीच, और उसे चुभाते चला जाऊं, तो ये जाके ब्रेन में जहां पे दोनों ये मिलेगा, वहां पे क्या होगा, मटर के दाने के बराबर एक ग्लैंड होगा, ईयर लोब के ऊपर, इस कान के लोब के ऊपर, और इस एक पिन को दोनों आईब्रो के बीच में रखो और चुभाते चले जाओ। तो जहां पे ये दोनों जाके मिलेगा वहां पे मटर के दाने के बराबर एक ग्लैंड होगा जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। और वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करता है और उसी की वजह से आपकी हाइट बढ़ती है। आप अचानक से काले हो गोरे हो जाते हो, गोरे हो काले हो जाते हो, पतले हो तो मोटे हो जाते हो और मोटे हो तो पतले हो जाते हो। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है इसको कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन्स। तो हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन कंट्रोल होता है दो तरीके से कंट्रोल होता है, एक होता है न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है, और एक क्या होता है, एक होता है न्यूरॉन्स के थ्रू और एक क्या होता है, हार्मोन्स के थ्रू। तो हार्मोन्स आता कहां से है, हार्मोन्स आता है ग्लैंड से। कहां से आता है, ग्लैंड से। अब ये जो ग्लैंड होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ध्यान से सुनना, ऐसा ग्लैंड जो भी सेक्रेट कर रहा है, एक्चुअली में ये एंजाइम सेक्रेट करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो पाइप के थ्रू सेक्रेट करते हैं। क्या कहने का मतलब, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए यहां पे जो है पहले से एक इमेज खोल के रख रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पे दिखाया गया है। आप देख सकते हो कि एक सैलिवरी ग्लैंड यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। और इसमें क्या दिखाया गया इमेज में, अगर आपको ये विजुअल हो तो एक पाइप यहाँ से निकल रहा है ऐसे करके और ये माउथ के अंदर ओपन हो रहा है। उसी तरह से इन ग्लैंड से भी पाइप निकलता है और ये माउथ के अंदर ओपन होता है। और ये सैलिवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है, सैलिवा। तो ये जो सैलिवा सेक्रेट कर रहा है वो कैसे सेक्रेट कर रहा है, एक पाइप के थ्रू, एक डक्ट के थ्रू। तो ऐसे ग्लैंड्स जो किसी चीज को सेक्रेट कर, जो भी चीज सेक्रेट करते हैं उसको एक पाइप के थ्रू, एक डक्ट के थ्रू सेक्रेट करते हैं, वैसे ग्लैंड को हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ऐसे ग्लैंड्स जो पाइप के थ्रू नहीं सेक्रेट करेंगे, जैसे कि मैं पिट्यूटरी के बारे में बात कर रहा था, तो मान लो कि यहां पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो इसके नीचे क्या होता है, ठीक है, बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है। क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, यहां पे बहुत सारा ब्लड वेसल्स होगा इस तरीके से। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करेगा वो डायरेक्ट यहां पे क्या करेगा, इसको उछल देगा। और इसके नीचे जो बहुत सारा ब्लड वेसल्स है, जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को उछलेगा तो वो वहां से ब्लड में चला जाएगा और ब्लड से मेरे पूरे बॉडी में क्या होगा, वो ग्रोथ हार्मोन फैल जाएगा। और जहां जहां पे, ठीक है, क्या है, ग्रोथ प्लेट्स है, जहां से हमारी हाइट बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है, वो हार्मोन जाएगा उन ग्रोथ प्लेट पे जाके अटैच हो जाएगा और उन सेल्स को ऑर्डर देगा कि तुम डिवाइड करो, और अचानक से मेरी हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे, तो ये ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट किया, क्या वो, एकदम ध्यान सुनना, क्या वो पाइप के थ्रू सेक्रेट किया, आंसर है नहीं। क्यों नहीं सेक्रेट किया पाइप के थ्रू, क्योंकि पैर का लंबाई बढ़ना है, तो क्या वो पैर तक एक पाइप जाएगा और पैर के सेल के पास वो क्या करेगा, पाइप से हार्मोन सेक्रेट करेगा, नहीं। वो बस क्या किया, अपने हार्मोन को यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स थे उसमें उछल दिया और वो ब्लड के थ्रू मेरे पूरे बॉडी में सप्लाई हो गया। तो ऐसे ग्लैंड्स जो किसी डक्ट के मदद से क्या करें, अपने सेक्रेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं, उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन।
ग्लैंड, और ऐसे ग्लैंड जो विदाउट डक्ट के मदद से क्या करते हैं, ठीक है, अपने हार्मोन को जहां पे है वहीं पे सेक्रीट कर देते हैं, वो हार्मोन ब्लड में चला जाता है और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। इस ग्लैंड को ही बोलते हैं हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं, सॉरी, इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये जो आपका पेपर है, पेपर नंबर आपका क्या 6, इसमें हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, कि हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन है दो तरीके से कंट्रोल हो रहा है, एक है आपका न्यूरॉन्स के थ्रू और एक है हार्मोन्स के थ्रू। और हार्मोन्स आता कहां से, ग्लैंड से। और ग्लैंड कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक पाइप से सेक्रेट करने वाला जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड, और एक विदाउट पाइप से सेक्रेट करने वाला। तो जो पाइप के थ्रू, डक्ट के थ्रू सेक्रेट करेगा, दैट आर नोन एज क्या, एक्सोक्राइन। एंड द ग्लैंड्स व्हिच डू नॉट सेक्रेट देयर सेक्रेशन थ्रू अ डक्ट, they directly pour their secretion into blood, and through blood that hormone will spread into whole body. That glands are known as क्या, ठीक है, ओके, इंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसे ग्लैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ बॉडी में टोटल कितने इंडोक्राइन ग्लैंड हैं, तो क्या आप बता सकते हो। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे कि यहाँ पे थायराइड होता है, तो बताओ तो थायराइड ग्लैंड एक्सो है कि इंडोक्राइन ग्लैंड है। बताओ आप, लीवर एक्सोक्राइन ग्लैंड है कि इंडोक्राइन ग्लैंड है। पैनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड है कि इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो क्या आपको पता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ लीवर कौन कौन से हार्मोन को सेक्रेट करता है, थायराइड कौन कौन से हार्मोन को सेक्रेट करता है, ठीक है, जो आपका पैनक्रियाज है और लीवर है, ये क्या सेक्रेट करता है, और जो भी ये सेक्रेट करता है, जो भी हार्मोन सेक्रेट करता है, उन हार्मोन से कौन सा फंक्शन कंट्रोल होता है। जैसे पिट्यूटरी से आया ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन से क्या होता है, हाइट हमारा कंट्रोल होता है। तो उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से ग्लैंड हैं जो इंडोक्राइन है, और उनसे कौन कौन सा हार्मोन आता है, और उन हार्मोन से कौन सा फंक्शन कंट्रोल होता है, और इवन उन ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारी चीजें हम लोग इस पेपर में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड यूनिट नंबर 1 के अंदर। देन उसके बाद है ओवरव्यू ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन आपको देना, जो कि मैंने आपको एक तरह से बता ही दिया कि ऐसे ग्लैंड जो डक्ट के बिना ही अपने सेक्रेशन को रिलीज कर देंगे और ब्लड के थ्रू वो पूरे बॉडी में फैलेगा, उसी को क्या बोलेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड। लिस्ट यहां पे पढ़ेंगे, ओवरव्यू कितने तरह के इंडोक्राइन ग्लैंड है। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन, वो जो हार्मोन सेक्रेट करते हैं, वो उसमें से कुछ हार्मोन प्रोटीन का बना होता है, कुछ लिपिड का बना होता है, तो उनका क्लासिफिकेशन, कितने तरह के हार्मोन्स वो सेक्रेट करते हैं। देन उसके बाद अब एक एक ग्लैंड को डिटेल में डिस्कस किया गया, जैसे कि हाइपोथैलेमस आप यहां पे देख सकते हो डिस्कस कर रहा है, यहां पे पिट्यूटरी डिस्कस कर रहा है। देन उसके बाद आप देखोगे तो यहां पे जो है आपका क्या कर रहा है, ठीक है, ओके, यहां पे आपका एड्रीनल ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि पैनक्रियाज के अंदर होता है, गोनैड्स जिसमें टेस्टिस और ओवरीज आते हैं, इन सारे ग्लैंड्स को क्या किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है। यहां पे इनका स्ट्रक्चर, इनसे निकलने वाले हार्मोन्स, उन हार्मोन से कौन सा फंक्शन कंट्रोल होता है, ये सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो 4 यूनिट है आपका इस पेपर के अंदर, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। एंड फाइनली वो हार्मोन्स कैसे किसी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 में इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, इंडोक्राइन कितने ग्लैंड्स के सिस्टम जो होता है उसमें कितने ग्लैंड्स आते हैं, देन उसके बाद वो कितने तरह के हार्मोन्स बनाते हैं, प्रोटीनियस हार्मोन बनाते हैं या फिर जो है लिपिड जिसे एस्ट्राइडल हार्मोन बोलते हैं वो बनाते हैं। देन यूनिट नंबर 2 में हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर वगैरह, ये इसका रोल क्या है, ठीक है, ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर, ये कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है और उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, और इन हार्मोन्स के जो है ना अधिक या कम सेक्रेट होने की वजह से क्या क्या डिसफंक्शन होगा हमारे बॉडी में, ठीक है, अधिक सेक्रेट हो गया तो क्या होगा, कम सेक्रेट हो गया तो क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। यूनिट नंबर 3 में हम लोग देख सकते हैं पेरिफेरल इंडोक्राइन ग्लैंड, जो हमारे बॉडी में किनारे पेरिफेरी में प्रेजेंट है, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे क्या मतलब है पेरिफेरल का, जिसमें हमारा पैराथायरॉइड, एड्रीनल, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि पैनक्रियाज, थायरॉइड, ये सब आता है। और इनका भी हम लोग देखेंगे कि इनके सेक्रेशंस का अगर हाइपो सेक्रेशन हो या फिर हाइपर सेक्रेशन हो, अधिक या कम सेक्रेशन हो इन ग्लैंड्स के हार्मोन्स का, तो कौन कौन सा डिसफंक्शन डिजॉर्डर देखने को मिल सकता है। एंड यूनिट नंबर 4 में ये हार्मोन्स जो होते हैं ये काम कैसे करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ठीक है, ये हार्मोन्स कैसे किसी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, ये हार्मोन्स कैसे के रिसेप्टर्स कैसे कैसे होते हैं सेल्स के ऊपर, इन सारी चीजों को क्या करेंगे हम लोग, कवर करेंगे। तो आई होप कि आपका जो पेपर नंबर 6 है इसमें इंडोक्राइनोलॉजी के अंदर क्या क्या पढ़ना है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड अब हम लोग आते हैं हमारे
लास्ट पेपर के ऊपर, जिसका नाम है इकोलॉजी। क्या नाम है जिसका? इकोलॉजी। चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं सबसे पहले कि इकोलॉजी क्या होता है। तो देखो, इको मतलब होता है इन्वायरमेंट, लॉजी मतलब होता है स्टडी। सिंपल सा लैंग्वेज, सिंपली अगर मैं अभी आपको बताऊं तो इन्वायरमेंट के स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। अब इन्वायरमेंट का जो स्टडी है, इन्वायरमेंट कोई छोटा मोटा चीज नहीं है कि चलो कहीं से भी मुंह उठा के और बोलने क्या कि चलो स्टडी करते हैं इसका। तो रीटर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिनको फादर ऑफ इकोलॉजी भी बोला गया है। उन्होंने सबसे पहले एक तरीका सुझाया लोगों को कि देखो किस तरह से आप इन्वायरमेंट का स्टडी कर सकते हो। अब जैसे कि आप इमेजिन करो कि ये आपका अर्थ है, तो अर्थ कोई छोटा मोटा नहीं है। यहां पे तो हम लोगों ने बस एक सर्कल दे के बना दिया, लेकिन आप इमेजिन करो कि आप जो है, ठीक है, यहां से दिल्ली जाते हो तो आपको 24 घंटे के लिए ट्रेन को क्या करना पड़ता है, मतलब ट्रेन से आपको जो है ना क्या करना पड़ता है, ठीक है, ट्रेवल करना पड़ता है, तब आप बस दिल्ली पहुंच पाते हो। और अगर आपको अर्थ के इस पॉइंट से ट्रेवल करते हुए वापस इस पॉइंट पे आना है तो कितना टाइम लगेगा? तो इतना बड़ा अर्थ है और इतने बड़े अर्थ पे हर एक जगह पे अलग अलग तरह का क्या है? इन्वायरमेंट है। हर एक तरफ जगह पे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, वेजिटेशन है, अलग अलग तरह का क्या वहां पे क्लाइमेट है। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, हमारे अर्थ पे कितने अलग अलग तरह के क्लाइमेट से इन्वायरमेंट कैसे वर्क करता है, इन चीजों के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। सवाल उठता है कि क्यों करते हैं स्टडी, क्या फायदा है इसका स्टडी करके, क्या इसका स्टडी करना जरूरी है? आंसर है बिल्कुल जरूरी है। आप देख सकते हो कि बीते पिछले सालों में कैसे ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और आप देख सकते हो कि ठंड तो लगभग एक तरह से खत्म ही होने को है। और वैसे भी साइंटिस्ट लोगों ने एक एस्टिमेट लगाया है कि 2040 के बाद जो है बस इस धरती पे, इस अर्थ पे एक ही मौसम बचेगा और वो होगा गर्मी का मौसम। ठंड पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। आंसर क्या है? कॉमन सा आंसर है ग्लोबल वार्मिंग। पॉल्यूशन आप देख रहे हो कैसे बढ़ रहा है। ये हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं इंसानों के द्वारा, वो सब जाके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? हमारे नेचर को अफेक्ट कर रहा है। तो हमारा नेचर वर्क कैसे करता है, कैसे वो अफेक्ट हो रहा है और उसके अफेक्ट होने से क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, अगर आपको ये समझना है तो आपके पास आपके इन्वायरमेंट का, आपके नेचर का क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। तो नेचर के स्टडी को, इन्वायरमेंट के स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। इको मतलब इन्वायरमेंट। आप देखते हो बहुत सारी चीजों के पीछे लिखा रहता है इको फ्रेंडली, मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है। और लॉजी मतलब स्टडी, ठीक है। तो अब यहां पे मैं आपको बता रहा था कि रीटर ने सबसे पहली बार ये बोला कि चलो इन्वायरमेंट का स्टडी करते, बट करे कैसे स्टडी? इन्वायरमेंट कोई छोटा मोटा चीज तो है नहीं। तो उन्होंने एक इकोलॉजिकल हायरार्की दिया, जिसमें सबसे पहले क्या आता था, अगर आपने कभी पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेज में, तो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से बनता था स्पीसीज, यानी तो पॉपुलेशन। उससे बनता था क्या? कम्युनिटी। कम्युनिटी से क्या बनता था? इकोसिस्टम। अगर आप देखोगे तो ये सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो इकोलॉजी आपको देखने को मिल रहा है, देन उसके बाद अगर आप इसमें ढूंढोगे तो आपको जैसे कि देखो इकोसिस्टम देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओके, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो रीटर ने एक तरीका बताया कि कैसे आप इन्वायरमेंट का स्टडी कर सकते हैं, और उसके और उन्होंने जो इकोलॉजिकल हायरार्की दिया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जब पढ़ते चलते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या है, स्पीसीज क्या है, कम्युनिटी क्या है, और धीरे धीरे करते करते हम लोग फाइनली कहां पहुंचते हैं? बायोस्फीयर पे। कहां पहुंचते हैं? बायोस्फीयर पे। ये चीजें क्या होती हैं, जब हम लोग इस सिलेबस को स्टार्ट करेंगे तो वहां पे देखेंगे। तो क्या होता है, हम लोग फाइनली पहुंचते हैं बायोस्फीयर पे, और जैसे ही बायोस्फीयर पे पहुंचते हैं, हमारा इन्वायरमेंट का जो स्टडी है उसका लगभग एक आइडिया हमें लगने लगता है कि ओके, हमारा इन्वायरमेंट इस तरह से वर्क कर रहा है, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म है ये इस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, और इनका ये एक्टिविटी इस तरह से इन्वायरमेंट में चेंज लेके आ रहा है, और ये जो चेंज आ रहा है अल्टीमेटली ये घूम के उस ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो पेपर नंबर 7 है, इसमें हम लोग इकोलॉजी के इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें टोटल कितने यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स हैं। और आप देख सकते हो कि हर एक यूनिट में अलग अलग, जो अभी मैंने आपको बताया था, रीटर ने इन्वायरमेंट की स्टडी के लिए जो सिस्टम बना के दिया था कि अगर आपको इन्वायरमेंट की स्टडी करनी है तो पहले आप ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो। इस तरह से आप सीक्वेंसली अगर पढ़ते जाओगे तो इतने बड़े इन्वायरमेंट का स्टडी कर लोगे, ठीक है। तो उसी चीजों को यहाँ पे अरेंज किया गया है, एंड इसमें जब हम लोग क्या करेंगे, आएंगे तो एक एक चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपके सेमेस्टर 4 में टोटल कितने पेपर हैं, हर एक पेपर में
कौन से पार्ट को कवर करना है, उसमें कितने यूनिट्स हैं, एंड उन पेपर्स को पढ़ने के बाद, कवर करने के बाद किस तरह की चीजों के बारे में आप सीखोगे। तो काफी इंटरेस्टिंग सा क्या है सिलेबस है आपका सेमेस्टर 4 का। आई होप कि आपको जो है ये जान के काफी अच्छा लगा होगा। तो यहीं पे अब हम लोग क्या करते हैं, आज का जो हमारा ये क्लास है इसको खत्म करते हैं, फिर से हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 1 के साथ, जो कि हमारा शुरू होगा स्टार्ट किस से, तो एमजेसी 5 से, जिसमें हम लोग सेल बायोलॉजी कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को बाय बाय।